ये एक सर्कुलर कॉइल है। तो इस कॉइल में आप देख सकते हैं ये कॉइल का सेंटर है। तो हम अब देखना चाहते हैं कि कैसे इसके सेंटर पर और इसकी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है। ये देखिए, ये इसकी एक्सिस है और ये सेंटर है, यहाँ पर सेंटर। तो बस करंट फ्लो करने की देर है और आप देखेंगे कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये देखिए, मैं कनेक्शंस इसमें, ये कनेक्टिंग वायर्स, ओके, ये बैटरी एलिमिनेटर, ये मैग्नेटिक कंपास, और ये देखिए मैंने ये लगा दिया है। अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है क्योंकि ये स्विच ऑफ है। अब देखेंगे ये स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, ये डिफ्लेक्शन मिला हमको। ओके, ये स्विच ऑफ। और ठीक इसी तरह से अगर हम लोग, ये तो अभी आपने क्या देखा, इसके सेंटर पर देखा है। ये हम चाहते तो इसकी एक्सिस पर भी इस तरह से चल सकते थे और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख सकते थे। ये सर्कुलर कॉइल तैयार हुई। इस सर्कुलर कॉइल के ये दोनों फ्री एंड्स को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और फिर क्या होगा, क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी इससे। और जैसे ही इस सर्कुलर कॉइल से करंट फ्लो होना शुरू होती है तो इसके चारों तरफ फिर क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से, ये देखें, अभी आप इस तरह से देख सकते हैं इसे। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल को आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। ये जो बोर्ड में आप देख रहे हैं, बोर्ड में इस तरह से ये रखी हुई है। ठीक है, ओके। ये मानते हुए कि ये दोनों फ्री एंड्स बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो चुके हैं और इस सर्कुलर कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं कि जब कभी भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह, यहाँ पर भी है। ये देखिए, ये थंब, ये आपकी तरफ से, ये डीएल, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये ओके। तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया है। यू हैव मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एवरीवेयर। सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपने चुनाव किसका किया? आपने इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की एक्सिस का चुनाव किया और इसकी एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कहीं पर भी। यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं, आप यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं। सो यू कैन डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अगर मैं इसी तरह से चलता रहा तो इसके सेंटर पर पहुँच जाऊँगा। सो यू विल हैव मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर ऑल्सो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, एक बार मैं आपकी तरफ भी इसे घुमा के दिखाता हूं। ये देखिए इस तरह से। अब इस वक्त क्या प्रॉब्लम है, यू कैन सी दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल
but you can't see its axis now completely. और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं बोर्ड पर जो डायग्राम बना हुआ है वो इस तरह है। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की एक्सिस के इस पॉइंट पर ये हम क्या करने जा रहे हैं, आपको पता चल चुका है। आप जान चुके हैं कि इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया है ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्कुलर कॉइल। तो चारों तरफ तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड, हमने एक पॉइंट का चुनाव किया है और ये पॉइंट इसकी एक्सिस पर है और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है हमें। अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ any small part of current carrying conductor dl is given by dB is equal to I dl sin theta upon r square। ये जो पॉइंट है एक्सेस में कहीं पर भी हो सकता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं पर भी हो सकता है। हम एक ही काम करेंगे, ये देखिए ये dl, हमें क्या करना है, dl लेना है, ठीक है। dl अब कहाँ पर लेना है हमको, इसके सर्कमफेरेंस पर। छोटे छोटे dl हम लोग लेकर के चलेंगे। ये देखिए dl dl dl, इस तरह से अगर हम नीचे आते हैं तो जस्ट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमको नीचे वाले dl का। तो ये ऊपर वाला dl लेकर के हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाएंगे और एक ही dl को लेकर के हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा करके फिर उसे पूरे सर्कुलर लूप के लिए हम उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी एक dl का चुनाव करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मैं सबसे ऊपर वाला dl ले रहा हूँ। ये डायग्राम 2 डायमेंशनल है जो कि हमें पूरी तरह से उन बातों को नहीं समझा पाएगा जो हम समझना चाहते हैं। यहाँ पर ये dl हमने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक dl ये लिया गया है, स्मॉल dl AB। So we have taken a very small part of current carrying conductor AB on its circumference. Now we would like to know the magnetic field of this small current carrying conductor at point P. This is our point of observation P. यहाँ पर हमें पता लगाना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसका, इस पूरे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का नहीं, बल्कि इस पूरे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के केवल स्मॉल पार्ट dl का, ये छोटे से टुकड़े dl का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर ये पहले पता लगाना है। तो ये तो बहुत आसान है। क्या चाहिए हमें, dl चाहिए जो कि है, करंट I ऑलरेडी इसमें फ्लो हो रही है, r ये है वो डिस्टेंस r। अब बात आती है थीटा की, थीटा क्या होगा। तो आपने देखा है ऑलरेडी कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होती है और आप कोई भी इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं dl, तो ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक इस dl के सामने हो। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहीं पर भी हो सकता है। ये देखिए ये P,
और ये इस वक्त ये एंगल थीटा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो हमें मालूम ही है, राइट हैंड थंब रूल से हमने ऑलरेडी निकालना सीख लिया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बट ये थीटा की वजह से यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम तो नहीं होगा। मैक्सिमम कब होगा? हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको? ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां लेना होगा। पॉइंट पी जब यहां पर होगा उस वक्त ये जो एंगल है now this angle is 90 degree and at this point now you will get maximum magnetic field। तो किसी भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए एंगल थीटा की वैल्यू dl एंड r के बीच में बनने वाला ये जो एंगल है ये थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। जनरली होता क्या है, ये देखें आप, ये अगर हमने देखिए इस तरह से अगर हम एंगल चेंज करते जाएंगे तो थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी। थीटा की वैल्यू देखिए कम होती जा रही। थीटा की वैल्यू अगर कम होगी तो साइन थीटा भी कम होगा, और साइन थीटा कम होगा तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इतना नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना नहीं होगा, ये कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना होगा? ये 90 डिग्री करना होगा इसे। तो किसके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए? dl और r के बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री है तो फिर मान लीजिए कि आपको जो ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम होगा इस पॉइंट के लिए। ओके, अगर फिर r की वैल्यू को अगर आप डिक्रीज करते हैं तो ये और ज़्यादा होगा ये। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए? हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और वो भी ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा चाहिए तो ये ध्यान रखें आप कि साइन थीटा की वैल्यू 1 होना चाहिए। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर दिस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। और ये थीटा कहाँ पर है इस समय? ये थीटा हमारा ये है। आप देख रहे होंगे ये थीटा 90 आपको महसूस नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये मोर देन 90 डिग्री, या आपको कुछ और महसूस हो रहा होगा। बट इस डायग्राम को देख करके तो ये थीटा 90 डिग्री है ये आप नहीं कह सकते। लेकिन हम देखते हैं जो एक्चुअल फिजिक्स है हमारी वो यहाँ पर है, यहाँ नहीं। रियल फिजिक्स यहाँ पर है। तो देखते हैं ये कैसे 90 होगा। सबसे पहली चीज आप देखिए कि ये जो dl आपने लिया है ये इस तरह से लिया है dl आपने, ओके। और जब आपने dl लिया है ये, तो ये r है और ये dB, ये मैग्नेटिक फील्ड है। फिलहाल इसमें क्या है, एक ही बात है कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है और इस वक्त हम यहाँ पर हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ पर है, तो हमको इस पॉइंट को यहाँ ले जाना होगा। क्या करना होगा इसके लिए? सबसे पहली चीज़ आप देखें, इस पार्ट को, dB वाले पार्ट को मत देखिए, ये देखिए ये। अब बताइए ये कितना एंगल है? ये देखिए, अब आप ये dl को देखिए, r को देखिए और मुझे बताइए कितना एंगल है। 90 दिख रहा है या नहीं? ओके, तो ये कितना है? 90 डिग्री। मैं कहीं भी ले जाऊं इसको, इसके सरकमफ्रेंस में मैं कहीं पर भी ले जाऊं इसको, कोई भी dl ले लूं, कहीं का भी dl ले लूं, ये एंगल हमेशा क्या होगा? ये जो आपको दिख रहा अभी वही होगा, dl एंड r।
और ऐसा है, देखिए मैं इसको कहीं पर भी ले जाऊं, ये देखिए, ये कहीं पर भी ले जाऊं, इस तरह से कहीं पर भी ले जाऊं, ये एंगल तो क्या रहेगा 90 डिग्री। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले देखिए क्या करना है। यहां पर ये डीएल लिया आपने, अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अब आप सब ये देखिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस समय कहां पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहां पर है, इस पॉइंट पर है जिसको मैंने ये पकड़ के रखा हुआ है। आप इसे लेकर के आइए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में, ये आप देखिए, ओके। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो बहुत आसान है। ज़रूरी बात यह है कि मैं दो तरीके से आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मैं पहुंच गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर, ओके। और इसी चीज को फिर मैं क्या करता हूं, अभी देखिए इसको फिक्स करता हूं एक जगह पर। ओके, आप लोग सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं, हर एक बात साफ दिख रही है। ये देखिए, ये जो मैंने पकड़ करके रखा हुआ है ये डीएल, वो डी भी आपको दिख रहा है, मैं इसे घुमा रहा हूं, ये। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एंगल कितना है, आई वॉन्ट टू नो कि ये एंगल कितना है। तो अब आप कह सकते हैं कि सर ये एंगल 90 डिग्री, ये देखिए, ये फिर से उठा के मैं दिखा रहा हूं, ये 90 डिग्री। तो फाइनली हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं और हमने ये देख लिया कि इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के केवल स्मॉल पार्ट को हमने लिया डीएल को, और इस डीएल से हमने कितनी डिस्टेंस ली है, आर। ये आर डिस्टेंस पर हम पहुंच गए और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डीबी, डायरेक्शन ये है। अब बच्चों ये बताओ कि अगर मैं नीचे पहुंच जाता, जस्ट इसके नीचे वाले डीएल को ले लेता, ये, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरफ होता, डीबी यहाँ होता, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, डीएल आप देख पा रहे हैं, डीएल इस तरह से, ऐसा नहीं है डीएल, डीएल इस तरह से, और ये हम पहुंचेंगे इस पॉइंट पर, ये है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये डीबी, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम ये डीएल लेते हैं, नीचे वाला डीएल लेते हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा ये इस तरह से, ओके। ये देखिए,